और इस बार केमिकल वाले खेत में भी हमने प्रयोग करना चालू किया, तो हमें तो पहली बार में ही पूरा कोई खर्च ही नहीं करना पड़ा, 1 रुपए की दवाई नहीं डालनी पड़ी और ये पूरा कंट्रोल है धान की खेती। तो बोले धान में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे हो सकता है? कल मैंने आगे देखो तो आज देखने के लिए खेत पे आने वाले हैं। तो कहने लगा अगर ऐसा है तो मैं तो 70 एकड़ में पूरे में फिर मैं तो आपके उसमें करूंगा, कहने लगे धान की खेती। तो मेरा तो बहुत पैसा बच जाएगा इसमें। तो आज वो भी आने वाले हैं देखने के लिए। तो इस प्रकार से बोलने का मतलब यही कि नई नई तकनीकी आ रही खेती में, जैविक खेती में, तब आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। और रही बात इसकी उत्पादन की, तो उत्पादन की भी लिए भी अब हम तो खैर हमारा जो 5.5 एकड़ का उत्पाद है वो अपने जैसे मेहरा जी बता रहे थे, तो टारसी में शुरुआत करी है कुछ बुद्धिजीवी लोगों के मदद से। उन लोगों ने ग्राहकों से सीधा संपर्क करवा के हमें एक दूसरे से किसानों और को मिलवा करके और मार्केट उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही फिर भोपाल और होशंगाबाद में तो हमारा अभी तक तो खैर कहीं हमें दिक्कत नहीं आ रही, पूरा मतलब प्रोसेसिंग होकर चला जा रहा है। जैसे कि हम चना है तो चना की दाल बेसन बना करके चना तो जाते ही दाल और बेसन बना करके चला जाता है। इसके बाद जैसे अब गेहूं है तो गेहूं का दलिया है, आटा है, ये बन के पैकिंग होकर के चला जाता है। मसालों में जैसे कि हमारे पास धनिया होती है, धनिया के बाद में फिर अपना सरसों होता है, धनिया का धनिया और धनिया पाउडर और सरसों का दाना की डिमांड है। वैसे मेथी होती है अपने यहाँ, तो मेथी का दाना की डिमांड रहती है, तो वो चला जाता है। कच्चे आम हमारे पास रहते हैं तो उसकी आमचूर 12 महीने की डिमांड रहती है। और हल्दी लगाते हैं, हल्दी पाउडर बना के चला जाता है। ऐसे ही अदरक का पाउडर बन के चला जाता है। मतलब जो चीज अपने पास इसमें करते हैं वो सबकी जरूरत है ग्राहकों को, तो सब चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलती हैं, सब बिकता है। ऐसे ही फिर दूध है तो दूध का मट्ठा भी डिमांड करते हैं। भले मट्ठा भी है, वो ताजा मट्ठा जो आता है वही अच्छा लगता है। तो बहुत हम तो हमारा मट्ठा पूरा ही चला जाता है। आखिरी में लोग पूछते हैं भैया मट्ठा है क्या? नहीं, मैंने कहा अब तो खत्म हो गया। ऐसी कंडीशन बनती है मट्ठा घी पे भी। तो इस प्रकार से मतलब बाजार भी अच्छा सेट होता जा रहा है और अच्छी डिमांड हो रही है। तो हमारा तो कुछ 5.5 एकड़ से कुछ बचता ही नहीं है, सब बिक जाता है पूरा। और अभी मतलब संतोषजनक स्थिति बन रही है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके अब इस तरफ और बढ़ाना पड़ेगा खेती। मतलब हमारे पास 28 एकड़ खेती है, तो उसमें अभी हम 5.5 एकड़ में कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे करके इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो अब निश्चित ही हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब प्लाटिंग बढ़ाना पड़ेगा जैविक खेती में। जी धन्यवाद, मैं यही बोलना चाहता था। जी धन्यवाद आदरणीय राकेश गौर जी। आगे किसी भाई बहन का कोई आदरणीय राकेश गौर साहब से डीएपी यूरिया खाद के डाले बिना अपने फार्म लैब पर अपने प्रोडक्ट जैव उत्पाद तैयार करके और इन्होंने जो खेती की है उसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। और मैं मेहरा जी से निवेदन करूंगा कि अपना संवाद आगे बढ़ाएं। जी, आदरणीय राकेश जी ने अपने खेती के संबंध में जो जानकारी दी, हम उनके खेत पर भी पहुंचे हैं और हमने उनके खेत का निरीक्षण भी किया। अभी नहीं, इसके पहले, क्योंकि केबीके वाले कृषि विज्ञान केंद्र के गोविंद नगर से जब वैज्ञानिक आए थे उनके खेत पर, एक छोटी सी पाठशाला जैसी हुई थी, उसमें हम गए थे। वहाँ पर हमने उनके चने की खेती देखी थी जो बहुत बढ़िया जैविक में लगे हुए थे। और इस तरह से आदरणीय राकेश जी ने कुछ चीजें जो है वो नहीं बता पाए हैं। जैसे वो लाइन में अनेक तरह की सब्जियां लगाते हैं और पहले उन सब्जियों में निश्चित रूप से रोग के कारण उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी, परंतु जैसे ही वो हम ये फार्म लैब से जुड़े और फार्म लैब से जब जुड़े तो स्वयं ही ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम और पीएसबी, राइजोबियम, अलग अलग तरह की दवाइयां स्वयं बनाने लगे। जैसा कि उन्होंने स्वयं ने ही कहा है कि हमने बाजार से इस बार कोई भी दवाई नहीं लाए और स्वनिर्मित स्वयं उन्होंने अपने कल्चर से डेवलप किए और अपने खेत में डाले। यदि ये
ट्रेंड आगे बढ़ता है तो निश्चित ही हमारे किसानों की लागत कम होगी, और जब लागत कम होगी तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ ज़्यादा होगा। आज हम देखते हैं कि लागत में ही सबसे ज़्यादा पैसा पेस्टिसाइड और खाद में जा रहा है, और दुकानदार जो है भिन्न-भिन्न तरह की दवाइयाँ दे करके किसानों को एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं और लूट रहे हैं। सही चीज़ बता नहीं रहे हैं कि उनको लाभ किससे होगा। तो इस तरह से हमारे राकेश जी का जो प्रयोग है, जैसे कि उन्होंने खुद स्वयं ने कहा है कि 80 एकड़ का किसान देखने आने वाले हैं, तो आसपास के किसान जब देखेंगे तो निश्चित रूप से उनसे जुड़ेंगे। इसके लिए आदरणीय हम डॉक्टर संतोष चौहान, योगाहार और डॉक्टर दुबे के हम बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने हमें डॉक्टर चौहान से मिलवाया, और हमें स्वयं को उन्होंने पूना ले जा करके प्रशिक्षण दिलवाया, और उसके माध्यम से आज ये स्थिति बनी है कि भोपाल में जो है 23 तारीख को एक बड़ी लैब, अच्छी लैब बन रही है और उसका उद्घाटन भी हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें जो है आगे बढ़ रही है और ये किसानों के बहुत हित में होगी। तो मैं आदरणीय राकेश जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने जो सब्जियों पर प्रयोग किया है उसके संबंध में भी जानकारी दें। जी, सब्जियों पे भी हम वही ट्राइकोडर्मा का मतलब नीचे जमीन से देते हैं, और हर मतलब हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार ये जैसे पीएसबी कल्चर है, पोटास का कल्चर है, ये सब बना करके और ये ड्रिप से चलाते हैं। और नवधान्य आटा सेलेरी है, और कुछ जीवामृत भी चलाते हैं, गोमूत्र भी चलाते हैं। तो मतलब वो तो बाकी ये जो है 10 दिन में खूब से खूब 15 दिन, जैसे लेट अगर हो जाते हैं तो मतलब 10-15 दिन में एक बार इनका स्प्रे लगा देते हैं। तो ये इनसे क्या होता है कि पूरा फंगस भी कंट्रोल रहता है, और मेटाराइजम सब कुछ चीजें जैसे जैसे बरबटी है, ये बैंगन है, तो इन पे जो है मेटाराइजम का काम बहुत अच्छा समझ में आया देखने में। ये जो स्टेम बोरर का जो दिक्कत आती है वो मेटाराइजम कंट्रोल करके रखता है इसमें। ऐसे ही सुडोमोनास का रस चूसक पे अच्छा प्रयोग देखने में आया है। और ऐसी बबेरिया का जो ईल जो रहती है लार्वा, उस पर बहुत अच्छा काम समय है। ट्राइकोडर्मा सारी फंगस कंट्रोल करने में, मतलब जमीन से लेकर के पत्तियों तक की जो दिक्कतें आती हैं अपने को, वो सारी फंगस कंट्रोल करने में अच्छी मदद करता है। और ऐसी एक चीज और देखने में समझ में आई मेरे को कि ये चीजों को डालने से मतलब ऐसा महसूस किया मैंने कि जैसे अपन जमीन में कोई पौधा लगाते हैं तो अब जमीन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित रहती है अपनी जमीन में, मतलब जो है बहुत ज्यादा रोग, मतलब फंगस मान लें उसको, या जो भी दिक्कतें रहती, तो वो जब पौधा लगाते हैं तो एकदम से मतलब ग्रोथ नहीं करता है। और यदि अपनी ये ट्रीटमेंट जमीन में है पहले से, जमीन में अगर फंगस का ट्रीटमेंट अपन ने करके रखा है अच्छे ढंग से, और ट्राइकोडर्मा, सीधी सी बात, मतलब ट्राइकोडर्मा फंगस को इतने अच्छे से कंट्रोल करता कि मतलब जड़ पे कोई रोग नहीं आ पाता। तो जड़ें जब रोग नहीं रहता है तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है। विकास जब अच्छा होता है तो पौधों को वो जो खेत में पोषक तत्व वो अपने पड़े हुए हैं, तो वो पौधों को अच्छे से मतलब समय रहते मिल पाता है, तो ग्रोथ देखने में आई, मतलब अपने को समझ में, तो उसका हरापन या मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ये सब ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मतलब बहुत बड़ा विज्ञान समझ में आया इसके पीछे मेरे को कि अपन तो फंगस के लिए उसको डाल रहे हैं, मगर उसमें पोषक तत्व भी पता लग रहा है कि पोषक तत्व मतलब बहुत जल्दी उठा रहा है पौधा। तो ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट समझ में आया। पर रोग तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, मगर उसको पीछे पोषक तत्व भी मतलब उपलब्ध उनको अच्छे से मिल पा रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा प्रयोग में समझ में आया डालने से। तो ऐसी सब्जियों पे मतलब अलग अलग, जैसे सब्जियां कुछ चीजों में दिक्कत आती है, जैसे मैंने बताया कि जैसे मेटाराइजम कुछ स्टेम वाली दिक्कत जो होती है उस पर काम अच्छे से करता है। और फंगस का तो ये कर ही ट्राइकोडर्मा करता है ये, बाकी तो और विशेष कोई दिक्कत आती ही नहीं है ऐसी। सब्जियों पे भी सब 15 या 20 प्रकार की सब्जियां आधा एकड़ का प्लाट में हम लाइन बना बना के 2 लाइन इसकी 2 लाइन इसकी ऐसी सब्जियां सारी लगा लेते हैं।
हर साल भर में 3 बार हम सब्जियों का काम करते हैं, तो तीनों बार ऐसी ही सब्जी लगाते हैं। जैसे मौसम में जो मौसम की जरूरत रहती है फसल की, तो उस हिसाब से हम मौसमी सब्जियां इकट्ठी एक प्लाट में 15 से 20 प्रकार की सब्जियां लगा देते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट तो सब एक से ही होता है, अलग अलग कोई ऐसा नहीं करते तो कि ये इसका अलग करते हैं, मतलब एक साथ पूरा हो जाता है स्प्रे सब पे। जी ओम। हेलो। जी जी, धन्यवाद राकेश जी। और भी हमारे किसी भाई बहन का इस पर कोई सवाल हो तो आदरणीय राकेश जी से सवाल कर सकते हैं। नहीं, मैं आगे बढ़ते हैं। तो राकेश गौर जी, और कोई विषय अपना अगर रखना चाहते हैं, अगर कोई मन में आपका संदेश हो योगहार के किसानों को, तो अपने विचार रख सकते हैं। नहीं तो मैं आगे आदरणीय पवन कुमार जी को साथ। हाँ जी, गणपत लाल जी। राकेश जी के फोन नंबर बता दें तो अच्छा रहेगा। जी राकेश जी के फोन नंबर बता दे, राकेश जी के फोन नंबर। हाँ, राकेश जी अपना फोन नंबर बता दीजिए, सभी लोग लिख लें। जी 888 जी 950 जी 7870। बढ़िया। जी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, गणपत लाल जी म्यूट कर ले। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को, आज हमारे योगहार कार्यक्रम का एक विशेष दिवस, जो आज की संख्या डली हुई है उस पर, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और आगे मार्गदर्शन दिशा जब हमें ज़रूरत होती है तो आदरणीय पवन कुमार जी को हम वो ढाल संभाल देते हैं, संभालिए और किधर हम लोगों को चलना है। आदरणीय राकेश गौर साहब ने अपना बात रखी है, और इसके बाद आज योग के बाद दूसरे सत्र में संवाद, अब हमें कौन सी दिशा में चर्चा करना है, मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और मार्गदर्शन प्रदान करें। जी जी ने संपादित की, और उसके बाद अपने अभिनव प्रयोग से जो जो अच्छी चीजें हैं जैविक और प्राकृतिक खेती के, उसके विस्तारीकरण के अपने अनुभव को सुनाया। और यही विस्तारीकरण का कार्य, जो अच्छी चीजें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार करना है, और जो खराब चीजें हैं या तो उसको हटाना है या फिर ढकना है या उसको दूर रखना है। यही हमारी प्राकृतिक खेती की भी यही चीजें रहती हैं कि अच्छी चीजों को बढ़ाएं और खराब चीजों को दूर रखें या हटाएं उसको अपने जीवन से। तो योग में भी यही है। तो आज का जो योग की हमारी सत्र है, एक विशिष्ट दिन इसलिए है क्योंकि वो संख्या पर आधारित विशिष्ट दिन का वर्णन हुआ है कि 1 2 3 4। अब ये बार बार तो आएगा नहीं, और इस क्रम में भी अब जब अगली बार आएगा तो 2 3 4 5 आएगा, और वो भी लगभग 3 साल के पश्चात आएगा। तो जब हमने इस योगाहार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो हमने नहीं सोचा था कि हम इतना आगे पहुंच पाएंगे, इतना ऐसी कोई सोच नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सब लोग जब मिलते गए और अपना काम करते गए, अपना योगदान करते रहे, तो आज हम 1 2 3 4 हो गए हैं, और जल्दी ही 2 3 4 5 भी होंगे, और यही संख्या आगे बढ़ती रहेगी। वैसे तो हर एक दिन विशिष्ट है, हर एक दिन की अपना महत्व है, लेकिन कुछ संख्या के आधार पर ये आज ही विशिष्ट दिन है। और इस अवसर पर मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर भी आपस में चर्चा करनी चाहिए कि हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के अनुभव क्या रहे, हमारी इस 1 2 3 4 दिन की यात्रा के अनुभव क्या रहे। बहुत सारे साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको 2 साल या 3 साल पूर्ण हो गए हैं। कुछ साथी हाल से जुड़े हुए हैं, 1 साल से कम वाले भी हैं, और कुछ 2 महीने 1 2 महीने से उनसे प्रश्न
अगर हम करते हैं कि हमने क्या पाया, हमने क्या सीखा, हमें क्या अच्छा लगा, हमारी क्या कमियां थी, हम क्या और अच्छा कर पाते, हम क्या अच्छा कर सकते थे, और इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या फायदा हुआ, हमारे सामूहिक जीवन में हमारा क्या फायदा हुआ। वैसे तो इस विषय पर हमने पूर्व में भी बहुत बार चर्चा की है, लेकिन अगर कोई नई बात किसी ने कुछ कहनी है, कुछ नया विचार अपने देना है, तो उन विचारों का भी आज का दिन है कि हम अपना आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, और इस कार्य को इस प्रकार से देखें कि हम और ज्यादा लोगों तक अपनी जो अच्छी चीजें हैं वो कैसे पहुंचा सकें, जो चीजें अच्छी हैं दूसरों की, उसको भी हम कैसे लेने का प्रयास कर सकें। तो ये आदान प्रदान का जो मंच है, जिसमें हम रोज किसी न किसी व्यक्ति के विचारों को सुनते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जहां तक ये संभव हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशिष्ट है, हर एक व्यक्ति की अपनी 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 एक विशिष्टता होती है, उसकी एक पहचान होती है, उसके कार्य करने का तरीका विशिष्ट होता है, और हम हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो अच्छी चीजें हम सीखने का अपने जीवन में प्रयास करेंगे, उसको अनुसरण करने का प्रयास करें, और लेकिन अपना मूल्यांकन भी, आत्म मूल्यांकन भी करते रहें, आत्मचिंतन करते रहें। इसलिए इस योगाहार कार्यक्रम में कभी कभी जब हमें अवसर मिलता है तो हम इस विषय पर भी करते हैं, और मुझे लगता है कि आज का दिन इसके लिए बहुत उचित है, क्योंकि एक तो ये 1 2 3 4 की संख्या आ गई है, और बहुत दिनों से हमने अपना आत्म मूल्यांकन किया भी नहीं था, आत्मचिंतन भी नहीं किया है। तो आज इस विषय पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। मैं जब योगाहार में आज के उपस्थित लोगों की लिस्ट देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं पूर्व में मिल चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल में जुड़े हैं या जिनसे किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोगों के साथ भी, उनको भी अवसर मिले कि वो भी अपनी बात करें और अपना परिचय भी दें। जहाँ तक के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम पूर्व में वार्तालाप हो गई है, लेकिन ऑनलाइन ही रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी वार्तालाप भी बहुत कम हुई है, और ऑनलाइन ही उपस्थिति में ही वह हो पाए हैं। तो मैं आज के सत्र को आगे ले जाने के लिए अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह से अगर हम आगे ले जाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम को हम आज का संपादित कर पाएंगे, और आने वाले समय में जो भी आज के कार्यक्रम के सुझाव और कमेंट्स निकल के आते हैं, उसमें अपने आप को भी यदि आवश्यक हुआ तो परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आने वाले समय पर जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जिन जिन लोगों को आप बुलाना चाहते हैं, उनका भी नाम अगर मिलता है तो उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, ये वक्ता के रूप में और योग शिक्षक के रूप में भी। और भी कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति हो जो कि हमारे कार्यक्रम के साथ हमें लाभ दे सकता है, हमें जानकारी दे सकता है, या कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिससे कि हम सब लोग लाभान्वित हो सकें, तो ऐसे विषयों को भी हम लेने का प्रयास करें आने वाले समय पर। और जहाँ तक के इस हमारी जो सनातन संस्कृति है और पद्धति है, उसका एक वाक्य मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी एक लेख लिखने का प्रयास कर रहा था, जिसमें कि मैं अलग अलग तरीके के विचारधारा के जो लोग हैं, उनके विचारों को मैं संकलित करने का प्रयास कर रहा था। तो क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पूर्व से जब अन्य देशों के लोगों से भी बातचीत की, तो उनसे भी मेरी चर्चा रही, और उनसे भी मैंने अपने जो कार्य हैं उस पर मैं बातचीत की। तो इसी क्रम में जब मैं धर्म विशेष के लोगों से, अलग अलग धर्म के लोगों से बातचीत कर रहा था, और उनसे अनुरोध मैंने किया कि वह अपने धर्म की विशिष्ट बातें हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। और मैंने भी उनके साथ अलग अलग लोगों से, साथ सामूहिक रूप से नहीं, अलग अलग रूप में, एक स्पेन की एक महिला थी जिनके साथ मुझे लगा कि शायद वो क्रिश्चियन है, तो मैंने उनके क्रिश्चियनिटी से संबंधित कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर की और उनसे भी अपने विचार मांगे, इस अनुरोध के साथ कि शायद वो भी जो मैंने लिखा है या जो मैंने संकलित किया है उसमें वो कुछ टिप्पणी अपनी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं उस चीज़ को और अच्छी तरह से संकलित कर पाऊंगा। तो वहाँ से फिर मुझे जवाब आया
कि हम तो वैसे ईसाई धर्म में तो हमने दीक्षा ली है, पले बड़े हैं, लेकिन हम रोज मेडिटेशन करते हैं और उसमें हम एक पद्धति के अनुसार एक उसको जो है ना, एक मंत्र को हम उच्चारित करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने कहा वो मंत्र आप मेरे साथ भी शेयर करिए, उसकी जो भी है, तो मैं भी समझना चाहूँगा कि आप कौन सा मंत्र अपने मेडिटेशन में करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र भेजा, ऑडियो भेजा है, बहुत ही सुंदर। ये हमारी सनातन संस्कृति का ही एक मंत्र है और बहुत ही सुंदर तरीके से वो जब भी मेडिटेशन करते हैं और जब भी वो योग करते हैं तो उस उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। संस्कृत का मंत्र है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो शांति का अभाव है, वो इसी प्रकार से वो अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मंत्र को मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप सब लोग भी उसका आनंद लीजिएगा। जब भी मौका लगे तो उसको सुनने का, समझने का प्रयास करेगा। इसी तरह से जैसे मेरे उसमें उनके साथ वार्तालाप हुई है, इसी तरह से अन्य भी धर्म के जो लोग हैं, जो भारत के अलावा भी जो लोग हैं, उनके मन में भी मुझे लगता है कि ये सनातन संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनका एक आकर्षण एक स्वतः रूप से ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अशांति सब जगह है और अशांति का कारण यह है कि आध्यात्मिकता का जो अभाव है, उसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा अशांत हैं और उनको वो अपने धर्म में भी काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसमें से भी मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करके देखा तो उनका एक प्राकृतिक रूप से एक लगाव है, एक खिंचाव है हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे जो बहुत सारे मंत्र हैं उसके प्रति एक लगाव है, हमारी क्रियाओं के प्रति लगाव है, चाहे योग की क्रियाएं हैं, चाहे वो ध्यान की क्रियाएं हैं, उसके प्रति वो स्वाभाविक रूप से ही आकर्षित होते हैं। तो ये हमारे लिए मैं जब इन सब चीजों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ कि हम यहाँ की जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं और जो संस्कृति का हमें स्वाभाविक रूप से हमें देखने और सुनने का और अनुभव करने का हमें मौका मिला है, वो बाकी लोगों के लिए जरा सी दूर है और उसके लिए उनको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। वो जब विशेष प्रयास करते हैं तो उनके लिए भी एक परेशानी है और मतलब परेशानी होती है, क्योंकि उनको उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। वैसे भारत में भी हमारे बहुत सारे जो सनातनी है, हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अर्थ और उसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। और मुझे लगता है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसकी विशेषकर जो हमारे संस्कृत के जो वाक्य हैं और जो छंद हैं और जो कविताएं हैं और जो अन्य चीजें लिखी हुई, उसको भाव सहित हमें उसको अनुसरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक कि हम भाव के साथ उसका अनुसरण नहीं करेंगे तब तक कि हम उसकी की गहनता, गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। तो इस विषय पर मेरा अनुरोध ये भी है मेरा सत्र से कि हम ऐसे विषय पर भी आने वाले समय पर चर्चा करें और हम प्रतिदिन लगभग 1 साल से अब ज्यादा समय हो गया है जब हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेरा अनुरोध ये भी है सभी से कि हम हर एक शब्द में इतनी गहराई छुपी हुई है, उसको भी हम अनुसरण करने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें और जिस प्रकार से उसको बोला जा रहा है उसको बोलने का प्रयास करें। उस हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो यह पढ़े, तो उसको पढ़ना है, उसको गाना नहीं है, उसका और कोई तरीका नहीं है। इसी प्रकार से एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी हम चर्चा करते हैं और हम बात करते हैं कि जब हम खेती की बात करते हैं तो उसी से संबंधित या उसी के पैरेलली एक चीज को जो मैं समझने का प्रयास किया, उसमें एक और छंद है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब सवाल यह है कि ये हनुमान जी से हम यह भी कह सकते थे कि भूत पिशाच को हटा दो, उनको मार दो, उनको खत्म कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है?
कि निकट नहीं आवे। जब तक कि हम पाठ करेंगे तो हमारे वो निकट नहीं आएंगे, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा गलत काम किया तो वो हो सकता है हमारे निकट भी आ जाए। यही चीज का पैरेलल उदाहरण हमारी खेती में भी है। यह हमारे मित्र कीट जो हैं वो हमारे पास रहें और जो शत्रु कीट हैं हमसे दूर जाएं। लेकिन हम शत्रु कीट को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो शत्रु हमारी खेती के लिए शत्रु हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए तो हो सकता है कि वो शत्रु नहीं हो सकता है वो किसी न किसी पर्यावरण में, प्रकृति के किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ योगदान जरूर दे रहे हों। तो इसी प्रकार से जो भूत पिशाच हैं उनकी भी अलग दुनिया है, उनका भी अपना एक वजूद है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है। और हो सकता है कि हम कहते हैं ना कि अगले जन्म में तुम भूत बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि हमारे हो सकता है कुछ कार्य ऐसे होंगे जैसे हमें भूत बनना पड़े। तो अब जब उस योनि पर आपको रहने का अवसर मिलेगा तो हम नकार नहीं रहे हैं उस बात को, नहीं उस चीज को हम कह रहे हैं कि ये सब समाप्त हो जाए। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती और हमारी जो दूसरी दुनिया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसका मैंने खाली एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया अपनी वाणी से। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, तो लेकिन अभी तक है तो मेरी समझ इतनी बड़ी है। मेरी समझ और ज्यादा विकसित हो, इस सत्र के और भी महानुभाव और भी जो साथी वक्ता आएंगे, अगर वो हमारी समझ को बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम अपनी समझ बढ़ाते हुए आगे की अपनी जीवन यात्रा में और अच्छी तरह से इस दुनिया को और इस प्रकृति को समझ पाएंगे। यही कामना के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके जीवन को मैं शुभ हो, आपके जीवन में खुशी आए, आपके जीवन में संपन्नता आए, सब लोग खुश हों और दूसरे को भी खुश करने का उसको अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है उसको देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम, नमस्ते। जी धन्यवाद सर। आपने अपना अनुभव, अपना जीवन का परिवर्तन योगाहार की द्वारा उपलब्धि पर प्रकाश डाला। रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखें, अपने अनुभव आज का 1 2 3 4 में दिवस तक आप परमानेंट जिनको कह सकते हैं, आप शुरू से लेकर के अभी तक के पूरे अनुभव आपको योगाहार कार्यक्रम के हैं और आपकी सहभागिता है। आप अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। और अभी आदरणीय पवन सर जी ने बहुत अच्छी बात की और एक और नई रास्ता, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं उनके भाव को, उनके अर्थ को, इनको सबको हमें समझना चाहिए। हम केवल मंत्र पढ़ दें और उसके अर्थ को नहीं समझें तो वो केवल एक ध्वनि का ही वो रहा, उसके भाव हमारे मन में पैदा नहीं होंगे। निश्चित रूप से आगे जब हम अपने योगाहार में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है जैसे आज हम अपने हनुमान चालीसा, तो फिर उनकी प्रत्येक चौपाई पर भी हम विचार कर सकेंगे और निश्चित रूप से आगे इस तरह के जो भी चीज़ हम करेंगे तो उसके भावों को भी हम दोहराएंगे। आदरणीय, मेरा जो योगाहार में जो अनुभव रहा है वो बहुत ही लगभग हम पहले से ही जुड़े हैं, उसी दिन से जुड़े हैं जिस दिन से योगाहार प्रारंभ हुआ है। इस योगाहार के माध्यम से मैं अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखता हूँ। वह अनेक मित्रों से मेरा मिलन हुआ जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं थे, और जब हम प्रथम वर्ष में लोगों को ढूंढ रहे थे तो हमारे बोलने में, उनसे निवेदन करने में, इनमें सब में भी बहुत विनम्रता आई। लोगों को जोड़ना, मन में रहता है कि भाई हम हो सके जितने लोगों को योग से जोड़ सके। आदरणीय, सबसे पहले मुनीलाल जी तो यहाँ आते ही रहते थे, तो उनसे तो जुड़ाव था ही था प्रशिक्षण के समय से ही, पर जब ये शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे जोड़ते रहे और ये प्रयास रहा कि हमें जो है नए योग शिक्षक मिलते रहे, तो नए योग शिक्षक भी मिले। जब फिर एक बार शरद जी से मिलना हुआ, शरद जी से निवेदन किया गया, वो जुड़े,
तो वो नियमित जुड़ रहे हैं उस दिन से। आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी, इनसे ऐसी यात्रा में चर्चा हो गई तो ये भी जुड़ गए और अच्छे से जुड़ रहे हैं। और योगाहार के माध्यम से जो नर्मदापुरम में टीम बनी, आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि हमारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर हमने कहा कि भाई अपने को ऐसा करना है तो उत्साह से लोग जुड़ जाते हैं। अभी जैसे हम लोगों का इंदौर जाने की बात थी, सबके अपने अलग अलग काम थे, परंतु फिर भी यहाँ से हमारी योगाहार की 13 लोग यहाँ से इंदौर गए। और निश्चित रूप से जब 13 लोग वहाँ पर पहुंचे, और सब विशिष्ट लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है जैसे हमारे रामकृष्ण जी है, पटेल साहब है, या तुलाराम जी है, या राकेश गौर जी है, या शरद भैया है, या मैं भी अपनी भी कहूँ कि मैं स्वयं भी हूँ, और मुन्नीलाल जी भी हैं। तो सब लोगों ने जो वहाँ पर गए, कुछ हमारे नए साथी भी गए थे, उनको अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि हमारी जो रास्ता थी वो इतनी उबड़ खाबड़ थी कि हमको पहुंचना कितने बजे थे, लेट पहुंचे। परंतु जितने भले ही हम लेट पहुंचे, पर वहाँ नर्मदापुरम का एक अलग प्रभाव रहा, और ऐसा एकमात्र जिला था जिसमें सबसे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। फिर जब ये बात आई, अपनी बात कहो, तो हमने जो हमारे वहाँ के मुख्य वक्ता थे बिहार के, वो भी बहुत सज्जन व्यक्ति, पुलिस में सर्विस करते हैं, परंतु खेती पर उनका बहुत अच्छा अनुभव है और बढ़िया अनुभव। जैसे आज हमारे राकेश गौर जी ने अनुभव की बात बताई, ऐसे ही वो भी अनुभव की बात बता रहे थे, और वो उस बात को नकार रहे थे जो वैज्ञानिक कह रहे हैं। उसमें उन्होंने कुछ संशोधन हमको गेहूं की फसल में बताया। वो जो चीज़ें हमको थोड़ी सी पहले तो लगी, परंतु जब चूंकि उनका अनुभव है, इतने दिन से कर रहे हैं, तो और निश्चित रूप से वो कह रहे हैं आप आइए। और सबसे बड़ी बात रही कि जिन बातों को हम हमारे हरदा में जो अपन ने अमृत पानी अमृत मिट्टी, मैं नाम थोड़ा उनका बोल रहा हूँ, तो उनके माध्यम से ही वो काम कर रहे हैं, उनके विचारों को बढ़ा रहे हैं। और हमें जी दीपक सचदे जी से, हाँ, दीपक सचदेव जी, हाँ, तो उनके ही कामों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जब हम जो मुख्य वक्ता थे, क्योंकि हमारे मन में तो वही रहता है कि हमारी योगाहार की बात जाए, और हमने उनसे निवेदन किया कि सर आप हमारे मुख्य वक्ता बनेंगे, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भैया मैं आपका मुख्य वक्ता बन चुका हूँ। तो ये आप देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति ढूंढ के हमने पहले उनको सुन लिया है, और वो कहने लगे मेरी व्यस्तता रहती है, मैं पुलिस में हूँ इसलिए समय नहीं दे पाता हूँ, पर मेरे मन में, और यानी इसका मतलब है कि वो योगाहार को जानते हैं। और हमारे मन में यह था कि कोई नया व्यक्ति है उसे हम योगाहार से जोड़ लें। हमने सब लोगों को कहा कि भाई हम लिंक दे रहे हैं, जो भी जुड़ना चाहें उस लिंक से जुड़ें। और फिर उस बात को आदरणीय मुन्नीलाल जी ने और आगे बढ़ाया। तो इस तरह से जो 100 लोग थे, अलग अलग जिलों से आए थे, उन तक ये बात पहुंची है, और उनमें से कुछ लोग जो है निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं, और आज नहीं तो कल से वो हमारे सदस्य बनेंगे। तो जो हमें नर्मदापुरम की जो टीम है, मैं तो उस पर बहुत ही गर्व करता हूँ कि वो टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, और जो एक बार हमने तय कर लिया तो सारे लोग जो है सहयोग करते हैं। भले ही कुछ परेशानी आती है, परंतु साथ सब दे रहे हैं। मैं उनको सबको हृदय से आभार मानता हूँ, और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और हम काम भी कर रहे हैं। जी ओम, सदन को पुनः नमन। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। और योगाहार के 101, 2, 3, 4 दिवस 1234वां दिवस कैसे आ गए? जो परमानेंट जो हमारे शुरू से जुड़ने वाले भाई बहन हैं, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। योगाहार कार्यक्रम में से क्या परिवर्तन आया हो, अपना परिचय भी दे सकते हैं। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपने बात रखें। जी, सदन को प्रणाम। सभी योगाहार परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत नमन। मेरा बस एक अभी जो आदरणीय पवन भाई साहब की जो बात हो रही थी कि किसी भी मंत्र का अर्थ जब तक हमें नहीं पता हो तो हम वो असली भाव नहीं समझ सकते हैं, और ये बिल्कुल इस विचार से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसी बात को ध्यान में रख के जो साथ साथ बात चल रही थी उसमें एक विचार आया कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज, तो इसमें प्रतिदिन उसके 1 या 2 दोहे का अर्थ
भी साथ में बताया जाए, जो भी भाई लोग बता सके या पवन भाई सब बताएं या जो भी बता सके। तो एक या दो दोहों का अर्थ जब बताएंगे प्रतिदिन एक एक दो का, तो एक महीने में 40 दिन में वो हमारा अर्थ उसका समझ में आ जाएगा। जब तक अर्थ ना समझ में आए तब तक वो भाव जागृत नहीं होते हैं जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये बस एक मेरा विचार है कि प्रतिदिन एक दोहे का अर्थ बताएं, तो धीरे धीरे वो पूर्ण संपूर्ण चालीसा जो हमारी है वो अर्थपूर्ण हो जाएगी, तो उससे कुछ लाभ होगा। यही मेरा विचार बस है जी। धन्यवाद, इतनी ही बात मैं बोलना चाह रही थी जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आपका सुझाव है। आपने अनुभव कहाँ शेयर किया है युवा कार्यक्रम का? आपने क्या अनुभव किया है इसमें? आप जो है बुद्धिजीवियों को आपने जोड़ा जिनको, ये आपका सुझाव था। आपका अनुभव कोई अगर युवा कार्यक्रम का है तो वो भी प्रदान करें। अनुभव मेरा ये है कि मैं जब से योगाहार से जुड़ी हूँ, अपने आप ही मैं देखते देखते मुझे कुछ रुचि आई कि मैं देखूं इस प्रोग्राम में क्या चल रहा है। तो मैं जुड़ गई थी और धीरे धीरे जब 4-5 दिन तक मैंने प्रतिदिन देखा तो मैंने ये समझा कि यहाँ बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, बहुत विद्वान लोग जुड़ते हैं और कई क्षेत्रों से। जब नॉट ओनली मतलब मैं चिकित्सा से तो थी, खेती से भी कुछ तो जुड़ी हुई हूँ आरंभ से। तो इन्हीं विषयों पे जब मुझे चर्चा मालूम पड़ी और इसकी पूरा पिछला विद्वान लोग सब जुड़ते हैं, विशेषज्ञ सब जुड़ते हैं, तो हमने कहा हमारी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और फिर धीरे धीरे उसमें प्रतिदिन योग भी हम बंधन से कर लेते हैं। अदरवाइज अकेले जब करते थे, पहले मैं क्लास लेती थी तब तो प्रतिदिन होता था, किंतु जब मैं दिल्ली आने के बाद अकेले हो जाने के कारण रेगुलर नहीं हो सकता था। तो मैंने सोचा कि इस ग्रुप से जुड़ के मैं बहुत सारी नई बातें जानकारी मुझे मिलेगी और मेरा योग भी प्रतिदिन मतलब नियमित हो जाएगा। भले ही मैं पूरा 1 घंटा नहीं कर पाती हूँ कई बार, परंतु अपने हिसाब से आप लोगों के साथ जुड़कर उतना अवश्य कर लेती हूँ जो आवश्यक है। बस यही मेरा अनुभव है और बहुत शुभकामना मैं करती हूँ कि ये योगा परिवार इससे बहुत आगे बढ़ेगा। ये इसमें कोई दो मत नहीं है और सब के जो विचार हैं एक से एक जुड़ते जाते हैं, उससे इसका ये वही जो बात है हमारी कि अंकुर से अंकुरन होने के बाद में वट वृक्ष का रूप लेने का इसका मार्ग दिख रहा है। यही शुभकामना मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुभव इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। आपका आपने जो कहा है कि हमने इस युवा कार्यक्रम में योग तो सब कोई करता था, योग क्लास लेता था, परंतु नियमित रूप से अब योग करने वाले युवा कार्यक्रम से जुड़ने वाले व्यक्तियों ने बंद करके अब हम योग करने लगे हैं कि हम बैठ करके भी कहीं भी हों लेकिन हम योग अवश्य करते हैं और एक ये आदत में आ गया है। और चूँकि आप जब से जुड़ी हैं तो आप तो इस कार्यक्रम को आपने जो सहयोग दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कल हमारी शरद भैया से चर्चा हो रही थी तो और आपको स्वयं जुड़ी और जुड़ करके आपने जो कहा कि मैंने देखा कि इसमें हम शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक और खेती किसानी को लेकर के, समाज को लेकर के सारे विषयों पर जो चर्चा होती है वह सिर्फ योगाहार कार्यक्रम है जिसमें हम अपने विचार रख सकते हैं। जो हमारे मन में विचार आते हैं वो हम देते हैं और लेते हैं। समस्याएं हैं अगर शारीरिक तो उसका समाधान भी पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योगाहार का परिवार जो है वो अनूठा परिवार है, एक दूसरे से आत्मीयता के साथ जुड़ाव है। आगे मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं चाहूँगा आज लगता है कि अगर सबका नहीं हो पाएगा तो अगले दिन भी अनुमति चाहेंगे, जैसे शनिवार छोड़ के जो हमारा पहले से फिक्स है, फिर और अन्य दिनों पर भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमें बीच बीच में हमारे जो नए सदस्य जुड़ते हैं उनकी बात सुनने का, उनकी मन की बात सुनने का, उनका परिचय भी करने का योगाहार कार्यक्रम में एक विशेष ये है कि 15 दिन में कम से कम हम जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको आपस में एक दूसरे से कुछ जाने। और मैं दिनेश जी को चाहूँगा कि वो आएँ और आगे अपना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपनी बात रखें। जी आदरणीय धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं, क्योंकि आप अध्यक्षता कर रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष के माध्यम से आज मैं सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करता हूं। और मैं तो योगाहार इस सदन का विद्यार्थी बन गया हूं और मैं जो सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, उसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है
वो जीवन से और समाज से जहर को मुक्त करना मेरा ध्येय है, जो योगाहार के माध्यम से मुझे मिला है। और ये ध्येय मुझे विश्वविद्यालय दिनों से मिला, लेकिन तब शायद मैं कुछ अटपटा और कुछ कच्चा महसूस करता था स्वयं को। लेकिन मुझे लगा कि योगाहार से जो ये यात्रा है, ये सफल होने वाली है और सफल हो रही है। क्योंकि विश्वविद्यालय दिनों में मैं जब कुछ सेवाएँ अपनी तरफ से दे रहा था, तो पार्ट टाइम में मैं शाम के समय 5 बजे के बाद गाँव में जाता था और जैविक खेती के बारे में लोगों को बताता उस क्षेत्र में, जहाँ अंधाधुंध रसायनों का और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता था, उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। लेकिन मेरी शिकायत जब विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुँची, तो उन्होंने कहा कि तुम ये ऐसे मूर्खतावश कार्य कर रहे हो, इस तरह से ही कुछ भाषा थी, सीधे नहीं कह कर के लगभग थी। तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा कि शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर वीर सिंह सर से मुलाकात हुई, तो एक ऐसे अकेले व्यक्ति उन्होंने कहा कि नहीं, असल दिशा यही है। उसके बाद मैं अपने आदरणीय पालेकर साहब से विश्वविद्यालय में ही मिला, तो मैंने देखा कि वो विश्वविद्यालय में अपनी बात रख तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो बात वो रख रहे थे, वो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उसको नकार रहे थे। यहाँ तक कि उस समय के वीसी डॉक्टर मंगला राय सर, जो कि आईसीआर के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सब मूर्खतावश आप लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब योगाहार मैंने ज्वाइन किया, तो सफलता के कदम देखने को मिल रहे हैं और ये कदम हमारे इस मंच के माध्यम से और हमारे किसानों के माध्यम से भारत भर में फलीभूत हो रहे हैं। ये मुझे सफलता लग रही है अपने जीवन की, इस मंच के माध्यम से और आपसे भी गुरुओं के माध्यम से। और मैं कुछ अन्य शब्द कहूँ तो वो शायद कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आदरणीय पवन सर ने कहा है और आदरणीय डॉक्टर कुसुम दीदी जी ने कहा है कि जो हमारी हनुमान चालीसा है या कोई भी ऐसे जो हमारे पौराणिक या कोई भी साहित्यिक शब्द हैं, अगर उनका अर्थ हम समझ लेते हैं, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इस बात को, इस टिप्पणी को अपने जीवन में इसलिए भी और भी महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि जो हनुमान चालीसा है, उसकी जो उसमें जो प्रत्येक पद, प्रत्येक दोहा महामंत्र है। अगर हम संपूर्ण रूप से हनुमान चालीसा न भी पाठ कर सकते हैं, वैसे करना ही चाहिए, लेकिन अगर 2 दोहों को हम आत्मसात करें, 2 दोहों को हम अगर सुबह से गुनगुनाएँ, तो दिन भर की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, वो पार हो जाती हैं। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि आज कई इस तरह के संगठन हैं, खासकर सामाजिक संगठन और राजनैतिक संगठन, तो उसमें भी ज़हर का घुलाव बहुत हो गया है। और अगर हनुमान चालीसा के शब्दों को, हनुमान चालीसा के गुणों को और इसके माहात्म्य को लेकर के अगर हम अपने संगठनों के लिए कार्य करें, तो लगता है कि हमें जो हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं, अच्छी बुद्धि दे सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। ये जो आज का कार्य है, ये भी राम का ही है, जो हम विश्व मुक्ति, जहर मुक्ति का कार्य कर रहे हैं और योग के माध्यम से स्वास्थ्य समृद्धि का कार्य कर रहे हैं। ये भी अगर गुणी लोग, विद्वान लोग और चातुर्य लोग, यानी अपने कार्य में तज्ञ लोग इस कार्य को आगे बढ़ाए, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिस पे कठिनाई हमें महसूस हो। और अगर हम इसी मंत्र को लेकर चलते हैं, योगाहार के मंत्र को अगर हनुमान चालीसा से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस मंच से मिले हुए जो हमें संदेश है, जो अभियान है, ये हम भारत भर में उसी तरह से सफलता इसके माध्यम से पा सकते हैं, जिस तरह से हनुमान जी के मंत्र को, उनकी मंत्रणा को विभीषण जी जान गए थे और लंकेश्वर जो उनकी पराजय, यानी आज की जो विषैले पारोवार की पराजय होना निश्चित है। और मेरे ख्याल से इससे ये बात भी सामने आ सकती है कि इस मंच पर नित्य और निरंतर हमें मिलने वाले जो सूचनाएँ हैं, जो ज्ञान है, जो संदर्भ है, उससे
बेड़ा पार हो सकता है। आदरणीय पवन सर की जो कविता है कि बेड़ा पार तुम्ही से है, तो इस मंच में इतनी शक्तियाँ जागृत हुई हैं, आप सभी के माध्यम से हमारे हमारा बेड़ा पार होना निश्चित है अगर मैं कहूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः-पुनः धन्यवाद प्रणाम करता हूँ और वापस आता हूँ आदरणीय भाई साहब के पास। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जेह बिद नाथ होए हित मोरा, करौं सु बेग दास में तोरा। इन चौपाइयों के साथ, इन भावों के साथ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने वो कर दिखाया है। युगहर कार्यक्रम में ऐसे विद्वानों को, ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे पद्मश्री जिनको भारत सरकार ने चुन के, कहाँ से भारत सरकार ने चुना और उन्हें सम्मानित किया, और उनको चुन करके आदरणीय हमारे दिनेश जी सेमवाल जी ने उनसे संवाद किया और उनका अमूल्य कीमती समय इस युगहर कार्यक्रम में दिलाया। और क्या क्या किया इसका अगर हम बखान करेंगे तो पूरा समय इसी में लग जाएगा। बस भाव के साथ कि हमारे युगहर कार्यक्रम के ऐसे योद्धा हैं वो, और सभी योद्धा हैं जो भी जुड़े हुए हैं इसमें, जो सहयोग करते हैं, बिना नाम के मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम को जो योग में सहयोग कर रहा है वो हमारे योद्धा हैं और ये परिवर्तन, सनातन धर्म की रक्षा और पुण्य का काम कर रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं। इसके पहले मैं आदरणीय ML गौर साहब जो पूना में हैं अभी, वो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, नर्मदापुरम के हैं। मैं चाहूँगा कि अपने कम समय में और अपने विचार और युगहर कार्यक्रम से आपके उपलब्धि के बारे में अपनी बात रखें। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। जी, ओम। सदन को प्रणाम। संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 525वां जब योगाहार इटारसी में हो रहा था, उसके पहले ही आदरणीय मेहरा जी ने और मुरलीलाल सर ने मुझे जोड़ा, और मुझे चूंकि योगाहार मैं पहले सोचता था कि सिर्फ योग ही योग करते हैं, बाकी का जब लिंक दिया मैं जुड़ा, और मुझे जब योगाहार 525वां कार्यक्रम हुआ, मैंने ये देखा उसके बाद कि ये इंसाइक्लोपीडिया, जिसको हम विश्वकोश कहते हैं, हमें ये इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश एक ही जगह मिल जाता है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी सर ने बताया कि परम पूज्य पवन सर के द्वारा, दिनेश सर के द्वारा और सभी साथियों के द्वारा अलग अलग योग शिक्षकों और विद्वान और जो पद्मश्री हमें मिले, उनका जो हमें मार्गदर्शन मिला, और उन मार्गदर्शन से हमें जो दिशा मिली है वो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए दिशा मिली है। ये मुझे भी अपने आप में अनुभव हुआ है, और जैसा कि हमें आज देखने को मिल रहा है कि हम पब्लिक को कम से कम अपने अनुभव इतने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जो हम दिशा देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी फिलहाल पूना में पिछले 7 तारीख से यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ा, तो आज संख्या देखिए कि धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और लोगों को जब मैंने योगाहार के बारे में बताया तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम होता है। तो योग और आहार का जो मिक्सअप और जो अनुभव उनको बताया कि हम क्या क्या उसमें सीखते हैं, वो भी बड़े प्रभावित हैं। मैंने उनको सबको लिंक दे दी, एक ग्रुप उन्होंने बनाया है, उस ग्रुप में मैंने लिंक दे दी है, और वो जरूर इससे प्रभावित होंगे। तो संक्षेप में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसा रोज नई चीज सीखने को मिलती है, आज जैसे पवन सर ने एक दिशा दी है, मैं बोल रहा हूँ ना कि सबसे हमें दिशा मिली है कि आज एक दिशा दी है कि हम कम से कम अगर भूत पिचास निकट नहीं आवे तो हम भूत पिचास को भी, वो भी एक योनि है, उसको भी हम क्यों मारें, पर यह है कि वो हमारे निकट ना आए, ऐसा कर्म हम करें। ये सब नई दिशा मिलने वाले हमें रोज उपदेश, दिशा निर्देश मिलते हैं। ऐसा ही हमें ये आगे बढ़ते रहे, इसी शुभकामना के साथ ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय ML साहब। अब मैं ऐसे शख्स को आमंत्रित करता हूं कि जिनका हमेशा हम सब याद करते हैं, उनका समर्पण, त्याग, तपस्या युगहर कार्यक्रम के लिए आदरणीय स्वास्थ्य एंटरप्राइजेज के ऑनर आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप आए अपने युगहर कार्यक्रम के उपलब्धियां और अपने विचार प्रदान करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुनीलाल सर जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज मैंने कुछ कम किया तो उनकी डांट भी खानी पड़ी। और
इस योगाहार की खूबसूरती इतनी सारी है। जब यहाँ पे कमल पटेल जी कृषि मंत्री आए थे, तो दादू और मुन्नीलाल जी आए थे। वहाँ कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया गया था। तो वहाँ उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और बोला कि आप 2 दिन तक इस कार्यक्रम को देखें, उसके बाद आप इसमें जुड़ें। मैंने 2 दिन देखा। 2 दिन देखने के बाद शायद ही मैं किसी दिन गैप रहा होऊंगा। मैं निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़ते रहा। मैंने देखा है कई आयामों में। डॉक्टर किशोर सर ने आज हमारी एक जैविक लैब से जुड़वाया, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए खेती में। ये बहुत जरूरी है कि हमें जो दिशा मिली है और उस दिशा में हम चलते हैं तो हमें फायदा मिले। आज हमारा केमिकल दवाओं का खर्च जो है आधे से भी कम हो गया हमारा, और हम लोग साइलेज से जब जुड़े तो साइलेज से हम लोग गौ सेवा हो रही है। तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें, रावत साहब का जो जैसे मिट्टी के विषय में उन्होंने माइक्रो राजा हमें सिखाया था, रावत साहब ने, वो आज भी याद है। और वो माइक्रो राजा कैसे सरसों खा जाता है वो बताया था। वो मेरे को आज भी उसकी छवि और वो चीजें हमेशा याद रहती हैं। जो हम लोग खेती करते हैं तो हर चीजें हमें हमारे सामने आ जाती हैं। योगाहार की जो चीजें सीखी हुई हैं वो हमारी खेतियों में हमें दिखने लगता है। आज दिनेश सर हमारा रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारा सीएम का था, तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिससे हमारे नाम से हमारी शेम का हो जाए। हमारा स्वास्थ्य के विषय में अगर कहीं चिंता करती हैं, तो हमने देखा है रंजना बहन जी चिंता करती हैं, बोलती हैं आपको योग करना है। तो ये हर जैसे है किसी भाई की, हमारे यहाँ अगर अभी हमारे एक खास मित्र हैं और उनकी धर्म पत्नी से ज्यादा उनकी पट नहीं रही थी, तो कुसुम भारद्वाज जो मैडम है, उन्होंने बीच में आके, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने इतने अच्छे से उसको सॉल्यूशन कर रही हैं। अरे योगाहार में ऐसा कोई आयाम नहीं जहाँ नहीं छूता। हमने देखा है कि अगर जोश लाना हो तो पवन सर जी को याद कर लो, तो पूरा जोश आ जाता है उस काम में, और याद आ जाता है कि अपने का जो टारगेट है वो अपने को उस मिसाल की तरह करना है जो छोड़ी जाती है। ऐसे योद्धा हमारे योगाहार कार्यक्रम में हैं। और सारे यहाँ पे जब 225वां कार्यक्रम हुआ था, तो ML गौर साहब की स्पीड और इस नर्मदापुरम की पूरी टीम, प्रदीप भैया का डांस, ये सारी चीजें हमेशा याद रहती हैं। रूप सिंह भैया की जो मूंग खिलाई उन्होंने, भगवान दास कुशवाहा जी जहाँ भी हैं उनको बहुत नमन। वो बहुत प्यारे भैया थे, उनका हमेशा गम रहता है। और कल्पना बहन जी, सारे सभी लोग इतने मधुर हैं और हर क्षेत्र में शिक्षा देते हैं। बस मैंने तो ये पाया है योगाहार में कि आपको शिक्षा लेने का हमेशा दरवाजा खुला रखना चाहिए, और आपकी उन्नति पदोन्नति अवश्य होगी इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से। ये मेरा वचन। जी ओम, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। और जैसा आपने कहा है कि हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की आपने बात कही है, वो पर्दे के पीछे इतना सहयोग करती हैं, इतनी चिंता करती हैं योगाहार परिवार की और हमारे समाज की भी। मेरे बेटे का एक संस्कार होना था, इन्होंने जब उसके बारे में पूछा, मैंने उसका नंबर दिया और इन्होंने वो फर्ज निभाया जो माता पिता निभाते हैं, और वो आपने जो है उनका संस्कार कराया। ये छोटी बात नहीं है, ये भाव की बात है। नहीं तो अन्य संगठनों में लोग एक ऊपर भाव से जुड़े रहते हैं, लेकिन योगाहार कार्यक्रम में जो हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं वो एक बिल्कुल जैसे ब्लड का रिश्ता होता है, इस भाव से जुड़ते हैं। इसलिए मैं, जैसा आदरणीय शरद भैया ने कहा है, तो हम सब आपस में एक दूसरे की समस्याओं का समाधान भी, ये 1-2 घंटे का 2 घंटे का जो योगाहार चलता है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का, इसके अलावा भी फिर हम लोग संवाद करते हैं फोन पर और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान पाते हैं। ऐसे ब्रेले कार्यक्रम से हम चाहेंगे कि हम अन्य लोगों को भी जोड़ें, ताकि इसके जुड़ने से जो हम अनुभव सुन रहे हैं, परिवर्तन सुन रहे हैं, वो अपने समाज को, अपने अन्य लोगों को भी मिले। मैं आदरणीय राकेश गौर जी का हैंड रिच है,
मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। जी ओम जी, मुझे एक बात और आई, पवन सर जी ने जो रामायण की चौपाई पर कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस पर से एक बात मुझे फिर याद आई कि जिससे पहले क्या बोलते कि रामायण में एक कुंभकर्ण को जगाने की जो कथा थी, तो उसमें सब जतन कर लिए थे, तो आखिर को फिर एक आखिरी उपाय उन्होंने भोजन रखा था। तो भोजन जैसे ही रखा, तो उसके खुशबू स्मेल से ही मतलब नींद से कुंभकर्ण की आंखें खुल गई, मतलब जगाने का काम हुआ भोजन से। तो वही भोजन की ऐसे मेरे को प्रयोग समझ में आया अपने खेत पे भी, कि जैसे अपन नवधान आटा डालते हैं, गुड़ डालते हैं, मठा डालते हैं, तो ये जब डालते हैं तो बैक्टीरिया जो है एक जागृत अवस्था में समझ में आते हैं, मतलब जो सोते हुए बैक्टीरिया भी जग जाते हैं। तो एकदम ये जो जब डलते हैं ये सब चीजें, तो बहुत तेजी से बैक्टीरिया काम करते हुए समझ में आए, तो जगाने का काम करते हैं भोजन जब अपन देते हैं। जैसे नवधान्य आटा अपन जो बैक्टीरिया बना रहा है उनमें डालते ही डालते हैं, तो ये जब डालते हैं तो वो रोगों को साथ साथ बैक्टीरिया को और जगाने का काम भी करते हैं। ऐसा मेरा एक अनुभव समझ में आया है, इस बात को मेरे से मुझे याद आई, तो वो मैं आपके सामने बताना चाहा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद राकेश जी। और मैं धर्मेंद्र मुंदिला को आमंत्रित करूँ, इसके पहले आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा जी को नहीं रोक पाऊंगा, चूँकि मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। शुरू से जब से युवाहर कार्यक्रम चल रहा है, जब से जो है इनका जो सहयोग और प्रोत्साहन है, और उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। इनकी जो तुकबंदी कविताएं, इन विभिन्न प्रकार के जो आयाम इन्होंने किए, आदरणीय हीरालाल जी। जी महोदय जी, ओम प्रणाम, पूरे सदन को नमन। आज अद्भुत संयोग है आंकड़ों के हिसाब से। ये संख्या जो आई है, वैसे तो पढ़ने में होता 1234वां दिन है, लेकिन पढ़ने में देखो तो 1 2 3 4, तो कुछ मन में आया है हमारे विचार, तो सुनेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4, अद्भुत है कार्यक्रम योगाहार। आज का दिन है 1234वां बार योगाहार की जय जयकार। 1 2 3 4, शक्तिशाली है योगाहार परिवार। अब किसानों की नहीं होगी हार। 1 2 3 4, प्रशंसा करने का मन होता है बार बार। 1 2 3 4, इतना खूबसूरत है हमारा योगाहार। 1 2 3 4, इसके मुखिया हैं श्री आदरणीय पवन कुमार, जिन्होंने बनाया है इतना बड़ा परिवार। समतल हो या क्षेत्र या पहाड़, पहाड़ माने पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र, समतल हो या क्षेत्र पहाड़, हर जगह हुआ है इसका विस्तार। 1 2 3 4, इसके संचालक मंडल को नमन है बारंबार। समय पूरा लगभग हो रहा था, 7:55 हो गए हैं, इसलिए विस्तार न देते हुए आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार, साधुवाद, ओम प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय हीरालाल जी के लिए, चूंकि अभी सभी लोग म्यूट रहे, अगर हम तालियां बजवाएंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे लोग, और फिर में म्यूट करने में देर लगती है। मैं समझ लीजिए सभी ने अपना म्यूट में तालियां बजा करके आपका अभिवादन किया है। आपने निश्चित जो व्यवहार के 1 2 3 4 पर अपना तुकबंदी बना करके हमें जो सुनाई है कविता, इसलिए साधुवाद। आप तो निश्चित अपनी छवि छोड़ते रहते हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। एक दिन आपसे निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य स्वामी जी का प्रतिरूप बन करके आप योग क्लास लें। मैंने लिखा भी था ग्रुप में, और मैं वो सीन भी देखना चाहता हूँ। और मैं प्रणाली मराठे जी अभी म्यूट रखें प्लीज, हैंड रेज करें पहले, और मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा, जो भी हैंड रेज करेंगे, और अनम्यूट रखें आप लोग। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदिला जी को, वो आए और अपने विचार प्रदान करें। आदरणीय योगाहार कार्यक्रम के सभी सदस्यों को सत सत नमन। योगाहार एक आंदोलन है, और हम इस आंदोलन में कहीं ना कहीं जो आंदोलन का रूप है उसमें हम अपने और कभी कभी सहयोग कर देते हैं, और जब से जुड़े हैं इसमें बहुत अच्छा है, इसमें अद्भुत है। जितने लोगों को हमने जोड़ा होगा, जितने बार भी जुड़े, उन्हें बहुत इसमें हर बार नए नए लोगों से मिलना होता है, और पूरे देश में योगाहार के बारे में बहुत ही चर्चा हो रही है। हर आदमी जो एक बार जुड़ जाता है वह कभी जीवन में नहीं भूलता है। योगाहार से हम लगभग कोविड के पहले ही से, जब से शुरुआत हुई है उसी के आसपास से जुड़े हैं।
हम और हमारा पूरा परिवार पहले योग कभी कभी करते थे, और जब से योग आहार के माध्यम से जुड़े हैं, भले इसमें उपस्थिति ना हो, लेकिन योग आहार में बिल्कुल सुबह 5:30-6 बजे लगता है कि एक बार योग आहार में जरूर जुड़ जाए। और इसमें जितने लोग भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मुन्नीलाल जी भाई साहब हैं या जितने सभी लोग, पवन जी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को निरंतरता बनी रहे, और इसमें हमारा सुझाव, हालांकि चाहे चल भी रही है प्रोसेस, इसमें अपन जितने लोग भी अपने जुड़ रहे हैं उसको, उनका सभी को सूचीबद्ध किया जाए, और एक पुस्तक का जो बात हुई थी, इसके बारे में जो भी जिनके रचनाएं हैं उसमें संकलित की जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो नए नए योगाचार प्रतिदिन जुड़ते हैं, और यह कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साधुवाद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, आपका पुरुषार्थ, आपने आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी को जोड़ करके जो इतिहास भारत के और महान पुरुषों का जो इतिहास चल रहा है, उगता सूरज, और तमाम आपने पुस्तकें भी लोगों को भेजी हैं निःशुल्क, और आप निश्चित समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रियता के साथ, आप समर्पण के साथ, और आपके भाव इतने पवित्र हैं, आप जो मानते हैं स्वीकार करते हैं, और निर्मल मन जन सुमोह पावा मोह कपट छल छिद न भावा, जो निर्मल मन के होते हैं वो अपने विचार रखते हैं। आप जुड़िए, और जो आपने जो माया को जोड़ा, माया जी आज भी देखिए परमानेंट जुड़ी हुई हैं, और कई लोगों को जो इनको जोड़ा। मैं चाहूँगा एक दिन ये भी चर्चा हो जाए, किसको कौन ने जोड़ा, ये अपन को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ का कार्य है। जोड़ने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा है कि आप किस माध्यम से जुड़े हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है, तो अन्य और भी मैं कार्य करूं, ये भी चर्चा है। और आज 8 बजने वाले हैं, परंतु हम चाहेंगे, क्योंकि कल शायद शनिवार है, कल हमारा गुरुवार है कल है, तो कल हमारा जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, लेकिन शुक्रवार को फिर हम यही कार्यक्रम करेंगे। शनिवार को पहले निर्धारित है, फिर रविवार को। अन्य दिनों में हम ये कार्यक्रम, जब तक हमारे सभी सदस्यों का मन के विचार नहीं सुन लेंगे, तब तक हम एक प्रस्ताव रखते हैं और निवेदन करते हैं योग आहार सदन से कि तब तक ये कार्यक्रम चलता रहे। अभी किसी भाई बहन का हैंड रेज नहीं है अभी, तो मैं अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आदरणीय पवन जी को आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं आदरणीय बहन रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी बात रखें। फिर मैं अंतिम टिप्पणी पवन जी से लेकर के फिर इसका समापन करेंगे। तो जो भाई हमारे बहन रह गए हैं उन सबको हम सुनेंगे और एक क्रम जारी रखेंगे। आदरणीय रंजना जी। चलिए, रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और जो हमने प्रस्ताव रखे हैं कि ये जितने भी हमारे सदस्य हैं वो अपनी बात रखें और अपना अनुभव बताएं, अपना जो हमारे लिए प्राप्त हुआ है व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, जो व्यक्ति अपने विचार रखना चाहते हैं, इसका यह कार्यक्रम कब चलता रहे, ऐसा प्रस्ताव मेरा है। आपसे निवेदन है आप टिप्पणी लास्ट करने का कष्ट करें, फिर हम समाप्त करेंगे। जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपादित हो गया है और 8 बज गया है, तो अब बातें विराम करना है। और लेकिन जो एक चीज इस योगाहार कार्यक्रम में हमने सीखी है और जिसका कि बहुत ज़्यादा लाभ, सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी चीज़ का रहा है वो है हमारी फार्म लैब से संबंधित गतिविधियों का। और इस विषय पर हमारे साथ ही हमारी टीम के कुछ सदस्य चूंकि नर्मदापुरम आ भी रहे हैं इस सप्ताह के अंत तक के या अगले कुछ दिनों में, और डॉक्टर चौहान के साथ बहुत डिटेल में बातचीत होने वाली है। तो मेरा अनुरोध ये है, क्योंकि सारी टीम के सदस्य भी हैं अभी नर्मदापुरम के, और ये हमारे जैसे जिस प्रकार से योगाहार में हम संवाद करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक वार्तालाप करते हैं, उसको अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसी प्रकार की जो दुनिया है वो फार्म लैब के संदर्भ में हमारे बैक्टीरिया और फंजाई की भी है। ये बैक्टीरिया और फंजाई जो कि असंख्य हैं, असीमित हैं, जिसका केवल 1% भी हमें मालूम नहीं है,
उनकी वार्तालाप किस प्रकार से होती है, वो कैसे एक दूसरे से संवाद करते हैं, इस विषय को जब डॉक्टर चौहान आएंगे, मेरा अनुरोध रहेगा कि उनसे इस बारे में भी चर्चा करें और हमारी प्रत्येक शनिवार की जो कक्षा होती है उसमें भी उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी इस बारे में बातचीत करें। मैं ये चीज मैंने अचानक से नहीं आई, अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट तो नहीं आया था, एक ग्राफ आया था और उसमें लिखा था कि इनकी जो भाषा है वो हमारी तरह भाषा तो नहीं है, लेकिन इनकी भी अपनी भाषा है। ये संकेत देते हैं, ये सिग्नल देते हैं, ये एंजाइम के रूप से एक दूसरे को कुछ केमिकल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है इनका आपस में आकर्षण या रिपेलिंग, जो एक दूसरे से दूर रहने का कार्य होता है, वो सब चलता है। तो इस भाषा को भी हम समझने का प्रयास करें। ये योगाहार की जो हमारी कक्षा है, एक विश्वविद्यालय की तरह मैं इसको देखता हूँ कि एक विश्वविद्यालय है, अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय है, जिसमें इतनी सारी चीजों पर हमने चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि एक नवीन विषय मेरे पास आया है, उस विषय पर भी हम आने वाले समय पर बातचीत करें और इसकी जो प्रकृति की जो सांकेतिक भाषा है, इस विषय पर हम वृहद रूप से बातचीत करें, केवल ट्राइकोडर्मा या बिवेरिया या मेटाराइजम तक ही सीमित नहीं रखते हुए प्रकृति से संकेत किस प्रकार से मिल रहे हैं, प्रकृति में भाषा क्या होती है और कैसे हम उस भाषा को पहचान करके अपने आप को भी अच्छी तरह से प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय पर। और जो भी इसमें जानकार व्यक्ति हैं उनसे भी इस चीज पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो अपनी स्थिति है इस पूरे ब्रह्मांड में, और उसमें हम किस प्रकार से अपना योगदान कर सकते हैं। तो ऐसी भाषा को समझने का प्रयास करें जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जब हम ऐसा कुछ प्रयास करते हैं और हम ठान लेंगे कि हम प्रयास करेंगे, हम कुछ सीखना है, तो निश्चित रूप से हम कुछ सीखेंगे भी और कुछ समझने का बेहतर रूप से और जीवों को समझने का हम तरीके की तरफ भी बढ़ सकते हैं जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जन्म या कई जन्म भी पर्याप्त नहीं है सब कुछ सीखने के लिए, क्योंकि ये इतना असीमित विज्ञान है और इसकी इतनी अधिक इसका विस्तार है। तो मैं इसी चीज को लेते हुए इस नए विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपका दिन, आपका जीवन सुखदायक मंगलदायक हो। और जो भी प्रस्ताव आज आए हैं सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। हर एक चीज का, हर एक विचार का, हर एक टिप्पणी का, किसी भी तरह की हो, सबका स्वागत है। सबके विचार महत्वपूर्ण है, सबके विचार बहुमूल्य हैं। उनका हम क्रियान्वयन कैसे कर पाते हैं, ये चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विचार तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन जब तक कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, सही रूप से हम उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, गहराई से उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो शायद वो चीजें अधूरी रहती हैं। और हमने इसको कई बार देखा है कि हमने बहुत सारे व्यक्ता आए, बहुत सारे चीजें की, लेकिन हम कितना उसको कर पाए, हम अपना ही करें तो बहुत ज्यादा हम उसको सारे को नहीं ले पाए जितना यहाँ पर भी जो हमें ज्ञान मिला है। तो हम इस ज्ञान की तरफ बढ़ें, इस ज्ञान को पाने की चेष्टा करें, भाव के साथ, विचारों के साथ, शुद्ध विचारों के साथ। यही कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। शुद्ध वाणी, शुद्ध विचारों के साथ हम आगे बढ़े। आदरणीय पवन कुमार जी के अंतिम वाक्य, हम अपने से छोटे व्यक्ति या अपने से कमजोर व्यक्ति, अगर हम में समर्थता है तो हम उसको निश्चित हम अपने आगे करें, और आगे जब हम उसको करते हैं तो उसके कितने उसको आत्मीय संतोष और मनोबल बढ़ता है। हम सिर्फ नाम के लिए, हम अपने उच्चारण के लिए जो अपेक्षाएं न रखें और अपना कर्म करते रहें। कर्म की आवाज़ गूंजती है और वो कर्म बोलता है, वो दिखता है और सब लोग उसको याद करते हैं। इन भाव के साथ आज आपने हम सबको ऐसा मार्गदर्शन दिया। मैं इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए आदरणीय माया जयदीप शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और